मुगल साम्राज्य। ये नाम सुनते ही जहन में शानो शौकत की तस्वीरें आ जाती हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या यह साम्राज्य हमेशा एक जैसा था? आज हम इसी सफर पर चलेंगे और देखेंगे कि इसके सबसे बड़े शासकों के दौर में ये कैसे बदला। सोचिए, एक ही साम्राज्य, चार बड़े शासक, और हर एक की नीतियां ऐसी कि उनमें जमीन आसमान का फर्क था। तो चलिए, अकबर से लेकर औरंगजेब तक के सफर को तय करते हैं और समझते हैं कि उनके फैसलों ने भारत की तकदीर पर क्या असर डाला। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उस बुनियाद से जिसे रखा था अकबर ने। देखिए, वो सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य के आर्किटेक्ट थे जिसकी नींव एकता और सद्भाव के सिद्धांतों पर रखी गई थी। अकबर की नीतियां सच कहूं तो अपने वक्त से बहुत आगे थीं। जरा सोचिए, उस दौर में उन्होंने जजिया जैसा टैक्स खत्म कर दिया। ये वो टैक्स था जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। इतना ही नहीं, उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। ये कोई मामूली जगह नहीं थी। यहां हर धर्म के ज्ञानी लोग आकर खुलकर बहस करते थे। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, एक ऐसा साम्राज्य बनाना जो अपनी डाइवर्सिटी, अपनी विविधता को अपनी ताकत समझे, ना कि कमजोरी। अच्छा, तो एकता की इस नीति का दूसरा मजबूत पिलर था उनका एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए अकबर ने शुरू की मनसबदारी व्यवस्था। अब ये क्या थी? बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समझें तो ये एक तरह का रैंकिंग सिस्टम था। इसमें जो ऑफिसर्स थे, जिन्हें मनसबदार कहते थे, उन्हें मिलिट्री और सिविल, मतलब सैनिक और प्रशासनिक, दोनों जिम्मेदारियां दी जाती थीं। इसी से एक बहुत ही मजबूत सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन तैयार हुआ। अब सवाल ये है कि यह सिस्टम काम कैसे करता था। देखिए, हर मनसबदार के दो रैंक होते थे, जात और सवार। जात से तय होता था कि ऑफिसर का पर्सनल रैंक और उसकी सैलरी कितनी होगी, और सवार से यह पता चलता था कि उसे अपने अंडर कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। है ना कमाल का सिस्टम? मतलब साम्राज्य की सेना और प्रशासन दोनों को कंट्रोल करने का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीका था ये। तो चलिए, अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अकबर ने जो मजबूत नींव रखी थी, उसी पर जहांगीर और शाहजहां के दौर में कला और संस्कृति का एक सुनहरा दौर, एक गोल्डन एज शुरू हुआ। अब बात करते हैं जहांगीर की। उन्हें इंसाफ से इतना लगाव था कि उन्होंने न्याय की जंजीर लगवाई थी। जरा सोच कर देखिए, कोई भी आम इंसान उस जंजीर को खींचकर सीधे बादशाह तक अपनी शिकायत पहुंचा सकता था। और हां, उनके ही दौर में मुगल पेंटिंग अपने पीक पर, अपने शिखर पर पहुंची। और जहांगीर के बाद आए शाहजहां। आज जब भी मुगल आर्किटेक्चर का जिक्र होता है तो सबसे पहले क्या याद आता है? ताजमहल, लाल किला, ये सब शाहजहां की तो देन है। उनका दौर वाकई मुगल वास्तुकला का गोल्डन एज था, और ये सब मुमकिन हुआ एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। तो यहां समझने वाली बात यह है कि जहांगीर और शाहजहां दोनों ने मोटे तौर पर अकबर की ही प्रशासनिक नीतियों को आगे बढ़ाया, और इसी स्थिरता, इसी स्टेबिलिटी का नतीजा था कि उन्हें आर्ट और कल्चर पर फोकस करने का वक्त मिला, जिसके शानदार नमूने हम आज भी देखते हैं। लेकिन फिर आया एक बड़ा बदलाव। औरंगजेब के दौर में साम्राज्य की नीतियों ने एक ऐसा मोड़ लिया जो बहुत ही निर्णायक साबित हुआ। और इस बदलाव को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है जजिया टैक्स। देखिए, अकबर ने इसे क्यों खत्म किया था? धार्मिक सद्भाव के लिए। और औरंगजेब ने, उन्होंने अपनी सख्त इस्लामी नीतियों के तहत इसे दोबारा लागू कर दिया। मतलब एक ही टैक्स, लेकिन उसके पीछे की सोच बिल्कुल एक दूसरे के उलट। औरंगजेब मुगल बादशाहों में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले शासक थे। उन्होंने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाया, ये सच है, लेकिन उनकी नीतियां उनके पुरखों से बहुत अलग थीं। वो खुद एक बहुत ही सादा जीवन जीते थे, कड़े अनुशासन का पालन करते थे, और वैसी ही सख्त इस्लामी नीतियां उन्होंने अपने साम्राज्य पर भी लागू की। और इतिहासकार मानते हैं कि इन नीतियों का सीधा नतीजा क्या हुआ? धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी, और यहीं से मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत हुई। वो साम्राज्य जो एकता की नींव पर खड़ा किया गया था, अब उसी नींव में दरारें पड़ने लगी थीं। अच्छा, तो हमने काफी कुछ जान लिया है। अब इन सारी बातों को कुछ आसान, याद रखने लायक पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये पॉइंट्स एग्जाम के लिहाज से भी बहुत काम के हैं। तो चलिए, एक क्विक रिवीजन करते हैं। अकबर का नाम किससे जुड़ा? धार्मिक सहिष्णुता से। जहांगीर, न्याय की जंजीर। शाहजहां, जाहिर है ताजमहल। औरंगजेब, जजिया टैक्स की वापसी। और इन सबको चलाने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मनसबदारी सिस्टम।
बस ये 5 बातें याद रख लीजिए और ये पूरा दौर समझना आसान हो जाएगा। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, किसी भी साम्राज्य की असली विरासत क्या होती है? उसकी कला, जैसे शाहजहां का शानदार ताजमहल जो आज भी लोगों को हैरत में डाल देता है, या फिर उसकी नीतियां, जैसे अकबर की एकता की नीति या औरंगजेब के वो फैसले जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया? ये एक सोचने वाली बात है ना?